गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 जुलाई पे हम पहुंच चुके हैं और आज 10 नए एरियाज को कवर करेंगे। 10 नए करंट अफेयर्स के एरिया को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और जो 10 एरियाज हम कवर करेंगे उसे जल्दी से दिखा देता हूँ। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो एक रिपोर्ट को लेकर रहने वाला है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। अभ्यास सिस्टम ये किससे रिलेट करता है ये जानेंगे। CDRI कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको भी डिस्कस करते हुए डाक करम योगी के बारे में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये क्या थी, इसके बारे में एक क्वेश्चन रहेगा। मरीन हीट वेव्स को डिस्कस करते हुए हम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स के बारे में जानने वाले हैं। इंटरनेट एक्सेस इंडिया में कैसा है एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर अपीयर हुए और जहां पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि 10 एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, मींस 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। मींस आपको 10 में से अपने टारगेट को सेट करना है कि कितने क्वेश्चन आप ठीक करेंगे। क्या आप 5 ठीक कर पाएंगे, 6, 7 या 8 या 9 या 10, वो आप अपने हिसाब से सेट करिएगा। कमेंट सेक्शन में वो नंबर जरूर मेंशन करिएगा। जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की रखी गई है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो 1 मार्क, अदरवाइज 0। और क्वेश्चन को अगर आप मिस अंडरस्टैंड करते हैं, मिस रीड करते हैं, वहां पर -2 की पेनल्टी है ताकि आप क्वेश्चन को मिस रीड करने की आदत को छोड़कर बाहर आ सके। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम करेक्ट को इनकरेक्ट समझते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट समझकर आंसर करते हैं और उस एक बैड हैबिट की वजह से 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं आते हुए भी एग्जाम के अंदर, और उसी की वजह से 7-8 मार्क्स हम बिना किसी मतलब के लूज कर जाते हैं। नाउ चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया। इसे किसके द्वारा पब्लिश किया गया? क्या इंटरपोल ने इसे पब्लिश किया है, इसे UNODC के द्वारा पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई गई है, किसने इसे रिलीज किया है। देखिए ये जो रिपोर्ट है एनुअल बेसिस पे रिलीज करी जाती है। ठीक है, एनुअल बेसिस पे इस वर्ल्ड रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है और वो रिलीज किया जाता है UNODC के द्वारा। और इस बार की जो रिपोर्ट है 2022 की, वो हाईलाइट करती है कि जो ट्रेंड है इसके कंजम्पशन का वो कैसा है और इलिसिट ड्रग्स की वजह से क्या क्या इंपैक्ट होते हैं और इसका इंपैक्ट विमेन एंड यूथ के ऊपर किस तरीके का पड़ रहा है। ये सभी चीजें मेंशन करी गई है रिपोर्ट के अंदर। वेरियस टाइप्स की जो सिंथेटिक या अदरवाइज जो एरियाज होते हैं ड्रग्स के, उसमें डिमांड एंड सप्लाई कैसा रहता है उसको लेकर भी इस रिपोर्ट ने जानकारी दी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर आपको एक इन्फोग्राफिक जो है वो भी दिया है कि कितने लोग इसकी वजह से सफर करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर भी काफी सारे गैप्स हैं। हालांकि सरकार के द्वारा ट्रीटमेंट एंड रिहैब सेंटर तो खोले गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफी सारे लूप होल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंसर्न में आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इसे सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है क्या? मे बी। इट लाइज अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ रेड सी। रेड सी के साउथ में ये लोकेट करता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। अभी हुआ क्या, चाइना हॉर्न पीस कॉन्फ्रेंस जो है उसे यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है फोकस कर रही है। वैसे तो आप जानते ही हैं चाइना के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली चाइना की नजर कब से है कि अफ्रीका के रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा सके, अफ्रीका में किसी ना किसी तरीके से एंट्री करके जितनी भी कंट्रीज हो सकती है वहां पर रिसोर्सेज को फोरफिट किया जा सके। नाउ अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर, इसे यस सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर किस तरीके का दिखता है। एक लार्ज पेनिनसुला है ईस्ट अफ्रीका के अंदर। यहां पे देखिए ये सोमालिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये कंट्रीज देखिएगा, ये 4 कंट्रीज जिसे कि सीड कंट्रीज भी कहा जाता है। याद रखने का तरीका है सिर्फ सीड करके याद कर लीजिएगा। एस से क्या है? सोमालिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है। फिर है आपकी एरिट्रिया, एक और कंट्री है। फिर आपकी नेक्स्ट कंट्री है इथियोपिया, एंड फिर नेक्स्ट आपकी कंट्री आती है जिबूती। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। कई बार ये पीछे वाली कंट्रीज सूडान, युगांडा, केनिया, तंजानिया, मेडागास्कर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है जब एक बड़े लेवल पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखा जाता है, बट लार्जली ये 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका को फॉर्म करती है। तो कैसे सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है? बिल्कुल, क्योंकि सोमालिया आपने देखा बिल्कुल आपको ईस्टर्न साइड दिखाई देगा। एक पेनिनसुला है यहाँ पे, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। नाउ इसकी बाउंड्री अगर आप
इस मैप में नहीं है, लेकिन ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको रेड सी दिखाई देगा। सो यस, ये रेड सी के सदर्न डायरेक्शन के अंदर लोकेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि सोमाली पेनिनसुला या जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। वैसे इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी कंट्रीज, चारों कंट्रीज के नाम मैंने आपको बता दिए, और जिसके बॉर्डर जो नेक्स्ट कंट्रीज थी जैसे एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये 4 कंट्रीज तो मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ कीनिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा से जो इसका बॉर्डर टच करता है वो भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अभ्यास सिस्टम को लेकर पूछा गया। रिसेंटली इसे देखा गया, ये किससे रिलेट करता है? ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है। हो सकता है कि एक तरीके का आपका मिसाइल सिस्टम हो। ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये हाई स्पीड एरियल टारगेट से रिलेट करता है, या फिर तीनों में से किसी भी चीज से रिलेट नहीं करता, किसी चौथी चीज से रिलेट करता है जो शायद यहां पर मेंशन नहीं किया गया। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है यहां पर इस अभ्यास का, या इसी से रिलेटेड चीज का आप कह सकते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास यहां पर टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली। इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड हीट को। ये क्या है? HEAT। ये क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स अभ्यास सिस्टम जो है उसको यहां पर हीट के साथ साथ चांदीपुर ओडिशा के अंदर टेस्ट फायर किया गया, और इस टेस्ट फायरिंग के अंदर परफॉर्मेंस जो एयरक्राफ्ट की थी वो लो एल्टीट्यूड के अंदर टेस्ट करी गई है। तो इसमें किया क्या गया, जो एयरक्राफ्ट है, टारगेट एयरक्राफ्ट थे, उनको ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर से उड़ाया गया, काफी नीचे एल्टीट्यूड के ऊपर उनको ये उड़ाया गया यहां पर। तो इवेंचुअली आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास सिस्टम हाई स्पीड एरियल टारगेट से रिलेट करता है। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। किससे रिलेट करता है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2015 के दौरान। क्या 2015 में लेकर आए थे इसे? हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कैटेगराइजेशन ऑफ CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि CDRI जो है इसका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। अब यहां पर CDRI को लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग UN क्लाइमेट एक्शन समिट। UN क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी 2019 के अंदर, मतलब अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, तब इसे लॉन्च किया गया था। मतलब यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लेकर आया गया है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज द सेकेंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया की लीडरशिप कि हम कितना ज्यादा चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इस पूरे मुद्दे को ठीक किया जा सके, डिजास्टर रेजिलियंस मैटर्स के अंदर भी इंडिया अपनी भूमिका निभा सके। तो 2015 में तो खैर इसे लेकर नहीं आया गया था, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, CDRI जो है एक ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट की, UN एजेंसीज भी इसमें शामिल होती है, UN एजेंसीज के प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल होते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं फाइनेंसिंग के लिए वो भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। अब CDRI का मेन काम क्या है? नाम पढ़िए इसका, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी याद कर रहे हो ना, रट्टा मत मारिएगा, क्रैम मत करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। CDRI लिखा है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब डिजास्टर से, रेजिलियंस से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि डिजास्टर आए भी सही, वो इतना रेजिलियंट हो कि उसे नुकसान ना हो। ठीक है, नाम से तो यही पता चल रहा है। अब इसका मेन पर्पस यही है कि रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बढ़ाया जा सके, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें कि जिसके ऊपर डिजास्टर का रिस्क कम से कम हो, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो पूरी तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर इंफोग्राफिक में भी CDRI ने क्या क्या किया है वो सब चीजें मेंशन करी गई हैं, सो आपको यहां से भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डार्क कर्मयोगी। डार्क कर्मयोगी को लेकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एज इट इज जो चीज पूछी गई है उसे सर्कल में जरूर डालिएगा ताकि करेक्ट इनकरेक्ट आपको याद रहे, और जो टॉपिक है उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब स्टेट और सेंटर मिलकर इसे चला रहे हैं, क्या फाइनेंस कर रहे हैं। मे बी इट विल ऑफर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू ग्रामीण डाक सेवक्स। ग्रामीण डाक सेवक्स जो हैं उनको यहां पर क्या मिलने वाला है? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो इसके अंदर ऑफर किए जाने वाले हैं, और इसी को लेकर ये स्कीम जो है लेकर आई गई है। नाउ
10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या हो सकता है आंसर? देखिए, डाक कर्मयोगी जो है एक ई लर्निंग पोर्टल बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए, आपके पास जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, आईपीओएस भी सर्विस होती है। आईपीएस तो होती है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन एक आईपीओएस भी होती है जिसे इंडियन पोस्टल सर्विस कहा जाता है। ठीक है, वहां पर आपको इसी तरीके की चीजों को मैनेज करना पड़ता है। एक ई लर्निंग पोर्टल जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आते हैं। डाक कर्मयोगी जो ई लर्निंग पोर्टल होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लेकर आया गया है, इसे इन हाउस तरीके से मिशन कर्मयोगी जो हम पहले से ही लॉन्च कर चुके थे, सिविल सर्वेंट्स के लिए लेकर आए थे, ये इसे लेकर आया गया है। और यहां पर बेसिकली जो एफिशिएंसी है, जितने भी एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको इंप्रूव करने के लिए लेकर आएगी। क्योंकि देखिए, एक जनरल माइंडसेट ये होती है कि सरकार के अंदर काम तेजी से नहीं होता, और जो कि सही भी है। हमने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में, गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? लोग तो सेम ही होते हैं। वही व्यक्ति जब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है तो एफिशिएंटली करता है, वही व्यक्ति जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है तो क्या उसकी स्पीड कम हो जाती है? तो इसके पीछे रीजंस क्या है? तो यहां पर मिशन कर्मयोगी को इसी चीज को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया था कि किस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है ये एनहेंस करेगा कॉम्पिटेंसी 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक एंड डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज आज के टाइम में काम कर रहे हैं, उनके अंदर कैसे एफिशिएंसी लाई जाए, उनके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए। ये सभी चीजों को लेकर आपका डाक कर्मयोगी जो है, जैसे मिशन कर्मयोगी है, उसके अंतर्गत इसे लेकर आया गया है। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज जो आज के टाइम में दी जाती है वो एनहेंस होगा। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब आप किसी प्राइवेट एरिया या प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तो किस तरीके का बिहेवियर वहां पर आपको मिलता है। वहां पर आपको बिठाया जाता है, आपको चाय या कॉफी भी ऑफर करी जाती है, और आपका काम भी काफी जल्दी हो जाता है। और कई बार तो वो घर आकर ही आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन वही चीज जब आप गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। आप 4 लोगों से पूछते हैं, आपको 4 जगह घुमाया जाता है, क्योंकि कोई भी काम वहां पर बेसिकली डायरेक्ट तरीके से नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, लोग घुमाने की कोशिश ज्यादा कर रहे होते हैं। तो कैसे हम एक पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज कर पाए? परसेप्शन तभी चेंज होगा जब रियलिटी चेंज होगी। ठीक है, तो उसी के चलते मिशन कर्मयोगी को लेकर आया गया था कि कैसे सरकारी कर्मचारी जो है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके, क्योंकि जब वो एफिशिएंट होगा तभी सरकारी कर्मचारी के प्रति हमारी जो परसेप्शन है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन किया जाएगा, यहां पर असेसमेंट रिपोर्ट होने वाली है। सिस्टम जो है उसके थ्रू यहां पर जो एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। बट ये चीज का एश्योरेंस होना चाहिए कि जब ट्रेनिंग दी जाए इन लोगों को, ऐसा नहीं हो कि ट्रेनिंग इज जस्ट ऑल अबाउट चाय समोसा, कि ट्रेनिंग के लिए गए, वहां पे चाय समोसा लिया एंड दैट इज एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर एक्चुअल में असेसमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए कि इनको जो ट्रेनिंग दी गई है, मान लीजिए कि 5 दिन की ट्रेनिंग है, तो उन 5 दिन में इन्होंने क्या सीखा, ठीक है, और फिर ये इसे कैसे एप्लीकेबल करेंगे रियल लाइफ के अंदर। नाउ यहां पर पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमने देखी, इट हैज नथिंग टू डू विद रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उससे पहले नेट 50 कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। आपके मिशन 2023 एंड 2024 की सीरीज अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। डे वाइज प्रिपरेशन है। आप एक काम करिएगा, यहां पर डे 0 है, डे 0 में इसका एक शेड्यूल जो है वो भी आपको मिल जाएगा। डे 0 का जो शेड्यूल है उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से पूरे साल में आपकी तैयारी होने वाली है। डेली बेसिस पे आपकी यहां पर तैयारी होने वाली है, ठीक है, तो यहां पर डे वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि है कस्तूरी रंगन कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज। ये किससे रिलेट करती है? तो काफी बार चीजें एक तो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है और बार बार न्यूज़पेपर में भी अपीयर होती है। सो क्या ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेट करता है, वेस्टर्न घाट से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए ये किससे रिलेट करता है। कस्तूरी रंगन कमेटी द स्टैंडिंग कमेटी NBWL के ऊपर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये असेस कर रहे हैं प्रपोजल्स अलोंग द वेस्टर्न घाट रीजन विच कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी। ठीक है, वेस्टर्न घाट के ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी कि यहां पर इकोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या डेवलपमेंट की वजह से नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी चीज के चलते हुए कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी वो यहां पर बनाई गई थी। नाउ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो था उसके सामने सिर्फ क्वेश्चन वेस्टर्न घाट को लेकर नहीं था, उसके साथ साथ क्वेश्चन जो था जो कायबुल लैमजो नेशनल पार्क
उसको लेकर भी था, पूछा जा रहा था कि जो कायबुल लैमचो नेशनल पार्क के अंदर जो इको सेंसिटिव एरिया है वहां पर अगर गोल्फ कोर्स का जो प्रपोजल है, गोल्फ कोर्स बनाए जाते हैं, रिजोर्ट बनाए जाते हैं, तो वहां पर लोकतक लेक को कितना नुकसान होगा, वो मणिपुर का क्वेश्चन था। जो कस्तूरी रंगन कमेटी है ये वेस्टर्न घाट से रिलेट करती है। एक माधव गाडगिल कमेटी भी बनाई गई थी 2010 के अंदर, उसका जो रिलेशन था वो भी वेस्टर्न घाट से था। आपने ये WGEEP काफी बार न्यूज में पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है। WGEEP वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था, जिसको माधव गाडगिल कमेटी जो है भी कहा जाता है, ठीक है। पैनल ने रेकमेंड किया था कि एक नेशनल लेवल अथॉरिटी बनाई जाए, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी उसको नाम दिया जाए। तो यहां पर वेस्टर्न घाट को हम कैसे बचा सकते हैं, आपने देखा होगा, अगर हम बात करें ये जो एरिया पूरा है इंडिया का, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट यहां पर है कुछ इस तरीके से, और वेस्टर्न घाट पूरा हमारा लंबा इस तरीके से है। तो ये जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। अगर यहां पर आप रिजोर्ट बनाते हैं, गोल्फ कोर्स बनाते हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहां पर इसी वजह से दो अलग अलग टाइम पर कमेटीज बनाई गई थी। आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी भी आई थी यहां पर, और एक माधव गाडगिल कमेटी जो थी वो भी लेकर आई गई थी। जो रिपोर्ट दी गई थी यहां पर कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा, उसने कहा, प्रपोज किया 37% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है उसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। साथ ही साथ इसने यह भी कहा था कस्तूरी रंगन कमेटी ने कि एक ब्लैंकेट बैन लगाना चाहिए माइनिंग के ऊपर। मतलब जो आपका ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, यहां पर पहली बात तो माइनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनिंग के लिए पूरी तरीके से मना किया गया। जो क्वेरिंग करी जाती है उसके लिए मना किया गया। जो रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज होती है उसको पूरी तरीके के लिए यहां पे मना किया गया, और कहा गया कि यहां पर कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसको भी ना लेकर आए, क्योंकि ये लेकर आएंगे तो डेफिनेटली इकोलॉजी को नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कस्तूरी रंगन कमेटी को लेकर हमने डिस्कस करी। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि है मरीन हीट वेव्स को लेकर पूछा गया। मरीन हीट वेव्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। मरीन हीट वेव्स जो है इट कैन अकर इन समर एज वेल एज इन विंटर। समर और विंटर दोनों टाइम पर ये हो सकती है। इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। 10 सेकेंड्स वंस अगेन सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मरीन हीट वेव्स एज पर ए रिपोर्ट, मरीन हीट वेव्स जो है इसने हिट किया है वेस्टर्न इंडियन ओशन को, नॉर्दर्न बे एरिया, बंगाल को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वहां पे सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर स्टेटमेंट्स की बात करी जाए तो हीट वेव है, लेकिन ये हीट वेव जो होती हैं ये दोनों ही आपकी मौसम के अंदर हो सकती हैं। ये आपकी समर में भी हो सकती हैं, विंटर के अंदर भी हो सकती हैं। दे आर बेसिकली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस विद द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर एंड द एक्चुअल टेम्परेचर। क्या इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है? तो यस, हीट वेव की वजह से आपको कोरल ब्लीचिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हीट वेव होगी जिससे पानी जो है उसका टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से कोरल्स जो है उनको नुकसान होता है, कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिलती है। इनकरेक्ट कौन सी है? इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वो एरिया है जहां पर कोरल ब्लीचिंग आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, और जहां पर बेसिकली जो हीट वेव्स है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और एज अ कॉजल फैक्टर ऑफ दैट आपको कोरल ब्लीचिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोल को लेकर है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर आपसे पूछे, बताइए गोल को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक का, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री मोटा के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें डिजिटल स्किलिंग करी जाएगी, यूथ को और विमेन को एम्पावर किया जाएगा। क्या? ट्राइबल कम्युनिटी से। हो सकता है 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए। गोल प्रोग्राम, अभी तो गोल 2.0 आ गया है। ये जो चीजें हैं प्रीलिम्स में तो पूछी जा सकती है, लेकिन इन एग्जांपल्स को आप मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा सेकंड फेज दैट इज गोल 2.0 इसको लॉन्च किया गया है। तो यस, फेसबुक के साथ मिलकर इसे किया जा रहा है। सबसे पहले इसे 2019 में लेकर आया गया था, अब 2022 के अंदर इसका दूसरा चरण सेकंड फेज जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें बिल्कुल ठीक डिजिटल अपस्किलिंग करी जा रही है। यहां पर टारगेट किया जा रहा है कि 10 लाख यूथ एंड विमेन को जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं उनको अपस्किल किया जाएगा, उनके स्किल को बढ़ाया जाएगा, ताकि आगे जाके उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, ठीक है। गोल का जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली बेटर तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर के ओपन अप कर देता है, जो भी लोग यहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे ताकि उनको आगे जाकर नौकरियां मिल सके। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और फेसबुक मिलकर इसे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इंटरनेट एक्सेस इन इंडिया को लेकर पूछ रहे हैं। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस आपके आर्टिकल 19 में आता है क्या? इंटरनेट एक्सेस
को सस्पेंड किया जा सकता है टेलीग्राफ एक्ट 1885 को यूज करते हुए। मे बी 10 सेकेंड्स सोचिए। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट एक आई जिसने एक कंसर्न जाहिर करी कि इंटरनेट शटडाउन से मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ के ऊपर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पर आपने देखा होगा, नॉर्थ कोरिया में तो ये बहुत चीज यूज करी जाती है, इवन चाइना के अंदर भी इंटरनेट एक्सेस को लिमिट करके रखा हुआ है। उसी को लेकर रिपोर्ट यहां पर आई थी। राइट टू इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 जो इसी चीज के बारे में बात करता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट माना गया है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ इसे सस्पेंड भी किया जा सकता है इन सर्टेन सिचुएशन। अगर हम बात करें यहां पर, इसमें करंटली टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स जो 2017 के हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स आपके टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से। ये आपका इंटरनेट कैसे ग्रो हुआ और कितने गैप्स उसके अंदर है उसको लेकर डेटा दिया। ये इन्फोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको याद रहते हैं कि ये चीज़ें हमने इंटरनेट को लेकर पढ़ी थी और एग्जाम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर पूछा गया। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इनमें से वो टूल्स कौन से हैं? क्या रेफरेंडम एक टूल है, क्या प्लेबिसाइट एक टूल है, क्या रिकॉल एक टूल है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल। स्कॉटलैंड ने अनाउंस किया है फ्रेश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम वोट, और अक्टूबर अगले साल वो रेफरेंडम जो है वो करने वाले हैं। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। वैसे बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तो एंटायर पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो 18 साल या इससे बड़ी एज के लोग हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, तभी उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम डिसीजन डायरेक्टली नहीं लेते हैं सरकार के, रादर हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो आगे जाकर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर डिसीजन लिया करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूल्स जो उसे फॉलो किया जाता है, जिसमें रेफरेंडम भी होता है, प्लेबिसाइट भी होता है, रिकॉल भी होता है। तीनों के मतलब क्या अभी डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूल्स है। रिकॉल में क्या होता है, इसमें जो भी व्यक्ति हमने सिलेक्ट करके भेजे, यहां पे कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर व्यक्ति काम कर रहा है और वो सही तरीके से नहीं कर रहा है, अगर कोई लेजिस्लेचर जो है या उसका रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर मेजोरिटी को यूज करते हुए उस व्यक्ति को कहा जा सकता है, लेजिस्लेचर को कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहे, इसको वापस भेज दीजिए। तो मेजोरिटी से जब लोग भेज सकते हैं तो मेजोरिटी से लोग वापस भी बुला सकते हैं। रिकॉल के अंदर क्या होता है कि भाई आपको भेजा था काम करने के लिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को वापस आ जाइए, आपके बस की नहीं है, आपसे बेहतर कोई और हम भेज सकते हैं। ठीक है, प्लेबिसाइट के अंदर क्या होता है, पीपल आर डायरेक्टली कंसल्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। कोई एक क्वेश्चन है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप इसमें से किस एरिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए को सपोर्ट करते हैं, बी को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर लोगों से बातचीत करी जाती है, उनसे उनके ओपिनियन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेफरेंडम के अंदर भी पावर जो होती है वो सिटीजन्स को दी जाती है किसी भी मुद्दे के ऊपर वोट कराने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तीनों के अंदर, रेफरेंडम की बात करें, प्लेबिसाइट की बात करें, रिकॉल की बात करें, तीनों मुद्दों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो काफी ज्यादा है। चलिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवीजन अपनी कंप्लीट करते हैं और फिर चलेंगे यहां पर अपने प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे और देखेंगे आप में से टॉपर कौन है। तो जो रिपोर्ट हमने देखी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लेकर आई जाती है, यूएनओडीसी के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, अभी हमने देखा था, और इसमें जो डेटा था वो भी हमने डिस्कस किया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सीड कंट्रीज का नाम बताइए, सीड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। SEED का मतलब क्या है, रेड सी के साउथ में लोकेट करती है और इसे सोमालिया पेनिनसुला भी कहा जाता है। ठीक है, ये सीड कंट्रीज आप देख रहे हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती है। अभ्यास सिस्टम किससे रिलेट करता है, हाई स्पीड एरियल टारगेट से रिलेट करता है, ये भी देखा था हमने। फिर हमने नेक्स्ट देखा CDRI के बारे में, जो कि आपका 2019 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में कर्मयोगी के बारे में देखा, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को, और यहाँ पर जब हम डाक कर्मयोगी की बात करते हैं तो जो यहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने को लेकर है। नेट 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा डे वाइज प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आप यहाँ पर डेज को पूरा कंप्लीट कर पाए, बीच में छोड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी थी, याद करिए, माधव गाडगिल कमेटी
कस्तूरी रंगन कमेटी, दोनों ही कमेटीज बनाई गई थी किस चीज को लेकर, दोनों ही कमेटीज को बनाया गया था वेस्टर्न घाट को लेकर, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा कि 37% एरिया को हमें बचाना है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और कुछ चीजों के ऊपर ब्लैंकेट बैन भी लगाया गया था, ठीक है, जैसे माइनिंग के ऊपर, क्वेरिंग के ऊपर, और रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा मरीन हीट वेव्स, सर्दी गर्मी दोनों टाइम पर हो सकती है, और इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग भी हमें देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये मरीन हीट वेव देखने को मिलते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट हमने गोल के बारे में देखा था, इसका सेकंड फेज, सेकंड चरण जो है वो शुरू हो चुका है। फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसे लेकर आया गया है ताकि ट्राइबल यूथ एंड वुमेन को अपस्किल किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा था इंटरनेट एक्सेस आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, और टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत 2017 की कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से इसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल को यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछूंगा प्रीलिम्स का, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूं आपको, सीड कंट्रीज इसमें आती हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर वो कौन कौन सी कंट्रीज है। चारों कंट्रीज का नाम ना भी लिख पाए तो एक दो तो आप रिकॉल कर पाएंगे, जितनी भी रिकॉल कर पाए लिखिएगा जरूर, ठीक है। नाउ अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया है, और वहां से पता चलेगा कि देखते हैं 10 on 10 भी किसी ने स्कोर किया है क्या। चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है इसको प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो पब्लिश होगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अभी सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। तो उस न्यू सीरीज को लेकर कोई भी आपका वीडियो आपका मिस ना हो, तभी यहाँ पर इसको करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।